जी नमस्कार। सारण टुडे न्यूज नेटवर्क आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम लोग हैं सारण टुडे की तरफ से आपके सामने ला रहे हैं तरैया प्रखंड के 10वें नंबर क्रम पर स्थित पंचायत सरिया रत्नाकर पंचायत, और यहाँ आपके समक्ष होंगे आज यहाँ के पंचायत के निवर्तमान मुखिया श्री संजीव कुमार सिंह जी। इस पंचायत की कुछ विशिष्ट बातें हैं। इस पंचायत में सबसे पहले इस प्रखंड में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय इसी प्रखंड में, इसी पंचायत में चयनित है। सफलतापूर्वक उसका संचालन किया जा रहा है। इसमें एक उच्च विद्यालय इस प्रखंड के सबसे पुराने विद्यालयों में से, या अनुमंडल के कहें सबसे पुराने विद्यालयों में से एक नेपाल सिंह उच्च विद्यालय, जिसकी स्थापना का श्रेय अभी निवर्तमान मुखिया के परिवार को ही जाता है। नेपाल सिंह उच्च विद्यालय इनके परिवार के ही नाम से ये विद्यालय संचालित होता है। ये राजकीय विद्यालय इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में 4 मध्य विद्यालय, 4 प्राथमिक विद्यालय हैं। भौगोलिक रूप से इस पंचायत के पूरब में मही नदी और पश्चिम में डबरा नदी है। ये पंचायत भी तरैया में जल जमाव से ग्रसित क्षेत्रों में आता है। 4 गांव का ये पंचायत, जिसमें सरिया रत्नाकर, पट्टी पचौर, नंदनपुर और गवंद्री, और इन चारों पंचायतों के इर्द गिर्द बसा बारिश का पानी हो या बाढ़ का पानी हो, नियमित हर वर्ष एक बड़े खेती का एक बड़ा हिस्सा जल से डूबा रहता है। कुछ क्षेत्र तो संभवतः ऐसे हैं जो तकरीबन सालों भर जल जमाव से प्रभावित रहते हैं। तो सबसे पहला सवाल, चूंकि ये पूरी तरह से कृषि आधारित क्षेत्र है, इसमें यहाँ अभी निवर्तमान मुखिया जी से ये चैनल जानना चाहेगा कि इस जल जमाव से को खत्म करके उस जमीन को फिर से खेती लायक बनाने में आपने बिहार सरकार, स्थानीय विधायक, सांसद या संबंधित विभाग के माध्यम से कोई प्रयास किया जिससे इस खेती की जमीन को फिर से खेती लायक बनाया जा सके? सबसे पहले मैं टुडे न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने पूछा कि जल जमाव की स्थिति के लिए मैंने क्या किया है, तो सर्वप्रथम मैंने अभी जो बारिश के कारण और नदियों के जल स्तर में वृद्धि के कारण जो फसल क्षति हुई है, एक तो कोरोना महामारी के चलते किसान पहले से ही प्रभावित थे, आमदनी का स्रोत बंद हो गया है। जो बाहर काम करते थे वो घर में आके बैठ गए हैं, और किसान 2 बार बाढ़ आई अपने प्रखंड में 2017 और 2020 में। बाढ़ के कारण दोनों साल फसलों का नुकसान हुआ, किसान काफ़ी क्षति उठाए। और इस बार भी बाढ़ तो नहीं आया, लेकिन बारिश इतनी हुई है कि जल जमाव के कारण किसान का 80 से 90% फसल जो है सो बर्बाद हो गए हैं। किसान भयभीत थे फसल लगाने को, लेकिन प्रखंड और जिला स्तर पे प्रचार प्रसार किया गया कि किसान को डरने की जरूरत नहीं है, फसल की खेती करें, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसके आश्वासन के बाद जो है सो किसान जैसे तैसे पैसे के जुगाड़ करके खेती किए। लेकिन इस बार बारिश के कारण जो है 2 नदियां प्रमुख हमारे पंचायत से होकर के गुजरती हैं, इनके जल स्तर में वृद्धि होने और पानी की निकासी नहीं होने के कारण ज़्यादातर फसल बर्बाद हो गए हैं। किसान मायूस हैं और दाने दाने को मोहताज हैं। इसको लेकर मैंने सीओ को एक ज्ञापन दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि उसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण में जितनी भी फसल क्षति हुई है उसका ब्यौरा लेकर के राज्य सरकार को भेजा जाएगा। वहां से जो भी अनुदान की राशि आएगी वो लाभुकों तक पहुंचाया जाएगा। जल समस्या का, जल जमाव का अस्थायी निदान 2 नदियां, मही नदी और डबरा नदी, इसमें पानी का प्रवाह बेहतर हो। क्या नदियों में गाद वगैरह की समस्या है? नदी की पेटी में बहुत सारा मिट्टी जमा हो जाने की वजह से भी जल प्रवाह में परेशानी हो रही है। तो क्या प्रशासन या सरकार की तरफ से इन नदियों की सफाई का कोई अभियान चलाया गया है? इस संबंध में कोई जानकारी आप देना चाहें? जी, हमने एक प्रस्ताव पारित कराया था अपने ग्राम सभा से दोनों नदियों के गाद के निकालने का, लेकिन उसमें कठिनाई ये आ रही है कि नदियों का जो बेड है उसको चौड़ाई बढ़ा करके और गहराई बढ़ा करके उनका बांध, उस मिट्टी को निकाल करके बांधवाने का काम अगर कर दिया जाता है तो नदियां जो फसल को नुकसान करती हैं वो नहीं कर पाएंगी। लेकिन उसमें बड़ी समस्या ये आ रही है कि पंचायत के पास उतनी निधि उपलब्ध नहीं है, और मनरेगा योजना के तहत अगर हम कराना चाहते हैं तो उतने कुशल मजदूर नहीं है, वो सक्षम नहीं है कि उतने दूर तक मिट्टी निकाल करके और उसको बांध में परिणत कराया जा सके। तो उसके लिए अगर मशीन की व्यवस्था करा दी जाए कि मशीन के द्वारा अगर मिट्टी निकाली जाए और उस मिट्टी का उपयोग करके अगर बांध का निर्माण करा दिया जाए
तो हमारे पंचायत को हर साल जो फसल की क्षति हो रही है उससे बचाया जा सकता है। दूसरी नंबर बात यह है कि पंचायत में कुछ पैन है, तो पैन जो है उनका हर 2, 4, 5 साल पे सफाई कराया जाता है, लेकिन चूंकि मिट्टी के हैं, बारिश के कारण मिट्टी बह करके आ जाती है और गाद भर जाता है, तो पैन भी नहीं काम कर पाता है। हम लोग मजबूर हैं कि सरकार का प्रावधान है कि अगर एक बार किसी पैन का सफाई करा दिया गया है तो 5 साल तक उसमें दोबारा कार्य नहीं कराया जा सकता है। लेकिन 5 साल जो है सो ये लंबा समय हो जाता है, और बारिश के समय में खेत से मिट्टी बह के आती है, अगल बगल की मिट्टियाँ बह करके और जो पैन है उसको भर जाता है। तो अगर सरकार इसके लिए हम लोग प्रस्ताव बना के दिए हैं कि अगर सरकार हम लोगों को मदद करती है तो पैन का जो है सो पक्कीकरण अगर करा दिया जाएगा तो उसमें मिट्टी फंसने का कम चांस रहेगा, सफाई करने में कम खर्च आएगा, और सालों साल सफाई करके हम लोग जो जल निकासी है उसको कर देंगे तो किसान को बहुत लाभ होगा उससे, और खेती जो है सो प्रभावित नहीं होगी, और किसान आमदनी का अपना खेती करके आमदनी उपार्जित करके परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। आपके पंचायत में एक बड़ा हिस्सा वर्षा के पानी के जल जमाव से ही ग्रसित रहता है, उस पर भी फसलें प्रभावित होती है। जी, ये बात है कि हमारा पंचायत जो है पट्टी पचौड़, चूंकि नहर भी एक गुजरती है इस पंचायत से होकर के, नहर गुजरती है। नहर गांव को, सरिया रत्नाकर गांव को 2 भाग में बांटती है। पट्टी पचौड़ से भी नहर गुजरती है। पट्टी पचौड़ गांव भी दो भाग में विभक्त हो जाता है, और सड़क और नहर के बीच का जो भाग है उसमें बारिश का पानी जल जमाव के कारण नहर में बहुत जगह सीढ़ी नहीं है, और चूंकि नहर डिपार्टमेंट से हम लोग के पंचायत का कोई सुनता नहीं है। नहर डिपार्टमेंट के द्वारा अगर जहाँ तहाँ नीचे से सीढ़ी का अगर निर्माण करा दिया जाए पुलिया का, तो पानी एक तरफ से दूसरी तरफ निकासी का साधन हो जाएगा, और पानी निकासी होने से नदियों में जो है सब पानी बह के चला जाएगा, तो जल जमाव जो सालों भर रहता है वो नहीं होगा। लेकिन पंचायत में चूंकि निधि जो है सो एक फिक्स निधि आती है, उसमें भी हम लोग के पास बंदिश रहता है। सरकार की तरफ से जो राशि आती है उसके साथ एक मार्गदर्शन आता है, तो उस राशि को उसी मार्गदर्शन के हिसाब से खर्च करना होता है। अगर हम लोग उसके अनुरूप नहीं खर्च करते हैं तो बाद में तरह तरह की धाराएं लगती हैं, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप आने लगते हैं। इसलिए सरकार के दिशा निर्देश से अलग हट करके हम लोग काम करना नहीं चाहते हैं। चलिए, पंचायत की एक सीमाएं हैं, पर फिर भी ये पूछा जाए कि यहाँ सवाल ये बनता है कि इस क्षेत्र के निर्वाचित विधायक, निर्वाचित सांसद, क्या वो अपने स्तर से यहाँ के आम किसानों और खेती पर निर्भर रहने वाले बड़े मजदूर के परिवार जिनकी आजीविका उन्हीं से बनती है, क्या उन प्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरकार के समक्ष विधानमंडल हो या केंद्रीय लोकसभा में इस तरह के प्रस्ताव उनके माध्यम से संबंधित विभागों तक पहुंचाने जाने की कोशिश की गई है या नहीं? रमन भाई, इस प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्थानीय सांसद हैं या विधायक हैं, सबसे पहले वो भी प्रतिनिधि हैं, हम लोग भी निचले स्तर के प्रतिनिधि हैं, पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं। पहला काम होना चाहिए था कि वो लोग बड़े प्रतिनिधि हैं, एक लोकसभा में बैठते हैं, एक विधानसभा में बैठते हैं, उनकी आवाज़ दूर तक जाती है, हम लोग की आवाज़ प्रखंड तक रह जाती है। अगर वो लोग हम लोगों से सामंजस्य बना करके, स्थानीय मुद्दों को चिन्हित करके, हम लोगों से बात करके अगर वो सदन में उठाएंगे तो जरूर इसका लाभ हमारे यहाँ की जनता को मिलेगा और सही तरीके से मिलेगा। लेकिन हम लोगों का आपसी सामंजस्य नहीं हो पाता है और राजनीतिक में पिस जाता है। कोई भी मामला हम लोग उठाते हैं तो उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लेकर के उसको दबा दिया जाता है। अगर ये भविष्य में अगर इस तरह का प्रावधान हो जाए कि सांसद और विधायक जो है सो स्थानीय प्रतिनिधि का सहयोग लेकर के उनसे उनके क्षेत्र की समस्याओं को जानकारी लेकर के और सदन में रखेंगे तो जरूर इसका अस्थायी समाधान निकल जाएगा। कुल मिला के एक बड़ी समस्या दिख रही है। जहां तक हम लोगों को जानकारी है कि जो प्रखंड स्तर पे प्रखंड पंचायत समिति की बैठकें होती है उसके मानद सदस्य होते हैं, सांसद भी और विधायक भी। क्या तरैया प्रखंड समिति के द्वारा समेकित रूप से इस संबंध में सांसद जो स्थानीय सांसद या विधायक हैं उनसे इस संबंध में मांग की गई है, उनसे इस संबंध में चर्चा की गई है? क्योंकि ये न केवल आपके एक पंचायत की बात है निवर्तमान मुखिया जी, बल्कि ये आपके पूरे प्रखंड में जल जमाव से पीड़ित काफी बड़ा क्षेत्र है जिससे खेती की जा सकती थी, फसल उपजती तो किसान मजदूर दोनों की आमदनी बेहतर होती और जीवन स्तर में बदलाव दिखता। तो क्या ऐसा प्रस्ताव यहाँ की बीडीसी ने या प्रखंड विकास समिति ने के द्वारा समेकित रूप से सब तरह के वर्ग वाद विवाद से ऊपर उठ के पूरे प्रखंड के बेहतरी के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव आपके जब तक आपका कार्यकाल रहा है, हम लोग को जो जानकारी है
कि 2 सत्रों तक आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा इस पंचायत का, इसके पहले 2006 से 2011 तक श्रीमती रीता देवी इस पंचायत के मुखिया के पद पर रही और 2016 से अभी निवर्तमान आप हैं। इस क्रम में ये बताया जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता सकते हैं कि क्या बीडीसी के स्तर से इस मुद्दे पर स्थानीय सांसद या स्थानीय विधायक को चर्चा के बीच रखा गया इस मामले को या नहीं? ये अच्छा प्रश्न है। मेरे पिछले जो अभी वर्तमान 5 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा है, इसमें कई बीडीसी की बैठकें आयोजित हुई और स्थानीय स्तर पर अगर आप बीडीसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा बीडीसी के समक्ष प्रश्न उठाए जाते हैं मेरे द्वारा। और 5 साल के कार्यकाल में अफसोस है कि कोई स्थानीय विधायक या मेरे सांसद स्वयं किसी भी बैठक में आज तक उपस्थित नहीं हुए हैं। उनके प्रतिनिधि जरूर उपस्थित होते हैं और मेरा समझ है, जो मैंने 5 साल में अनुभव किया है, बीडीसी की जो मर्यादा है वो कागजों में सिमट के रह गई है। स्थानीय स्तर पर हम लोग अपनी समस्याएं बीडीसी के बैठक में रखते हैं, पटल पर रखते हैं और वो बैठक पंजी में समाहित भी की जाती हैं, लेकिन उसका आगे तक उसका कोई ये नहीं होता है, आगे नहीं पहुंचता है और उस पर कोई भी असर नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग अब कोरम के अभाव, कोरम केवल पूरा किया जा रहा है बीडीसी का, जो वास्तविक उसकी महत्ता है वो लगभग समाप्त हो गई है। 5 साल में मैंने ये अनुभव किया है कि अगर उसमें सांसद महोदय को भी बैठना है और उन्हें भी सूचना जाती है बीडीसी की, और विधायक महोदय को भी सूचना जाती है कि बीडीसी के अमुक दिन को बैठक है। ठीक है, 5 साल में कोई ऐसा बैठक है जिसमें उनको कोई दूसरा कार्य होगा, लेकिन 5 साल में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों आदमी में से कोई एक आदमी भी जनप्रतिनिधि उसमें आए हो, ताकि हम लोग जो समस्या उठाते हैं उनके संज्ञान में आता है, वो आगे लेकर के उसको बढ़ाते और बिहार विधानसभा में या लोकसभा में उसको रखते। तो हमको लग रहा है कि यहाँ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। हम लोग जो स्थानीय स्तर पर अपने बीडीसी में बैठक में जो बात रखते हैं, वो हमारी बात जो है सब उसी सदन तक रह जाती है और सदन से आगे बढ़ नहीं पाती है, जिसका कारण है कि अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हो पाया है। ये बहुत बड़ी बात मुखिया जी आपके माध्यम से पता चली। ये सबसे उच्च स्तर के जो प्रतिनिधि होते हैं वो हुए हमारे सांसद, जो निर्वाचित होते हैं जनता के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, उसके बाद विधानसभा, और ये दोनों माननीय बीडीसी की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। तो सामंजस्य की कमी का एक बड़ा कारण निर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और विधानसभा और संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच एक जो कानून के द्वारा स्थापित मानदंड है, प्रखंड स्तर की समिति की बैठक में उनका उपस्थित होना जो बताया जा रहा है, आप ही बता रहे हैं कि अब तक एक बार भी कोई प्रतिनिधि उसमें उपस्थित नहीं हुआ। ये बेहद चिंता की बात है। हम इस चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए माननीय सांसद और माननीय विधायक से ये स्पष्ट निवेदन होगा, उनसे प्रार्थना होगी कि वो बीडीसी की बैठक में अवश्य उपस्थित हों। पूरे प्रखंड स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, सब ग्राम पंचायत राज के मुखिया लोग उपस्थित रहते हैं, तो वहां कुछ ऐसी समस्याएं जो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर की होती हैं उसको वो सांसद और विधायक सुनते और अपने उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं और उन समस्याओं का भी निदान किया जा सकता है। जल जमाव की समस्या का एक बड़ा कारण इस सामंजस्य की कमी को दिया जा सकता है। बेशक प्राकृतिक प्रकोप है तो उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता, उसका सामना हमें करना ही पड़ता है, सारे लोगों को करना पड़ता है, लेकिन इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अस्थायी जल जमाव के संकट को का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है उस क्षेत्र को सीमित संशोधित किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी बात हुई कि इसमें हमारे विधायक और हमारे सांसद बीडीसी की बैठक में कोई रुचि नहीं लेते। मुझे लगता है कि शायद सारण टुडे नेटवर्क पहली बार आप सबों के समक्ष इस सवाल को लेके खड़ा है। आपके लिए ये सवाल है कि आपके चुने प्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि तो बीडीसी की बैठक में उपस्थित होते हैं, उनको होना भी है क्योंकि वो अपनी विकास योजनाओं को लेके जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के विधायक और सांसद कभी भी प्रखंड विकास समिति की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। तो माननीय सांसद और विधायक से ये निवेदन इस चैनल के माध्यम से तमाम लोगों की तरफ से ये किया जा सकता है कि आप बीडीसी को बैठक में उपस्थित हों और बीडीसी को और मजबूत बनाने का काम करें ताकि वो लोगों की समस्याओं का निदान कर सके। और संजीव जी, अब हम लोग आते हैं सामाजिक सुरक्षा
के मामले में कि आपके कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा के तहत विभिन्न योजनाएं सरकार से दी जाती हैं, तो आपने इस क्षेत्र में अपने अब तक के कार्यकाल में क्या क्या किया, इसका विस्तार से आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं जब 2016 में निर्वाचित होकर के इस पंचायत का मुखिया का पद ग्रहण किया, उसके पूर्व पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि मेरे यहाँ जीत के आने के पहले पिछले 5 साल यानी कि 11 से 16 में पंचायत त्रस्त था। प्रतिनिधि उसने एक चुना था, लेकिन कई प्रतिनिधि बगल से काम कर रहे थे। कहने का मतलब है कि मुखिया एक चुना था पंचायत में, लेकिन कई मुखिया सक्रिय थे, जिनके माध्यम से होकर के जनता को गुजरना पड़ता था और काफ़ी परेशानी होती थी, या उसमें जनता को नुकसान भी हो रहा था कि दलाल सक्रिय हो गए थे। कोई काम बिना दलाल के माध्यम से नहीं होता था और पंचायत त्रस्त हो गया था। मैं जब निर्वाचित होकर आया तो सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले पंचायत को दलाल मुक्त करना है, ताकि गरीब को जो सरकार द्वारा जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं डायरेक्ट उनको मिले, उसमें बीच में कोई बिचौलिया काम नहीं करे। सबसे पहले मैंने इस पे जोर दिया और जितने बिचौलिए थे सबको मैंने चिन्हित करके और पहले ही उनको वार्निंग दे दिया, चेतावनी दे दी कि अब ये सत्ता बदल गई है, आप लोग दूसरा कोई रोजगार कर लें, ये दलाली अब नहीं चलने वाली है। और इसका प्रभाव हुआ कि मेरे कार्यकाल के पूर्व भी आवास मिले थे, लेकिन आप पंचायत में घूम करके मेरे से सूची ले लीजिएगा, घूम करके देखिएगा तो 300 के करीब आवास मिले थे, 30 भी बने नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दलाल जो सक्रिय थे उन्होंने गरीबों का पैसा खा लिया, गरीब घर नहीं बनाए, आज भी उसी घर में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। सरकार ने तो उन्हें घर दिया, लेकिन उन्हें घर के बदले में कुछ पैसे मिले और वो पैसे वो इधर उधर कर्ज वगैरह में दे करके, घर बनाने लायक वो पैसे नहीं थे, इधर उधर कर्ज वगैरह था उसको दे करके थोड़ा बहुत निपटारा कर लिए और फिर वही जिंदगी अपना बसर कर रहे हैं। मैंने उसमें सुधार किया। मेरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास के तहत 240 आवास आवंटित हुए हैं और मेरे देखरेख में 240 के 240 जो है सो 2-2 छत के मकान बने हुए हैं। आप सूची ले लीजिएगा और मेरे पंचायत का भ्रमण कर लीजिए, आप पाइएगा कि एकदम 100% उसका जो है सो अनुपालन हुआ है और उससे लाभान्वित हुए हैं लोग। पहला बात हो गया प्रधानमंत्री आवास का। दूसरा नंबर, पेंशन वगैरह के लिए भी दलाल सक्रिय थे, बिना पेंशन पैसा लिए हुए कोई पेंशन नहीं करा पाता था। पेंशन आता था तो दलाल कहते थे कि हम कराएं, हमको आधा पैसा दे दीजिए। ये सब बहुत सारी समस्याएं पंचायत में थी, जिसको हमने आते के साथ कंट्रोल किया, उनको दूर किया, जनता को अपने से जोड़ा। मेरे साथ मेरे 5 साल के कार्यकाल में आप कहीं भी पूछ लीजिएगा, पीछे में भी मेरे पंचायत में घूम करके मेरे इर्द गिर्द कोई दूसरा चेला चमचा नहीं रहा। मैं डायरेक्ट स्वयं पूरे पब्लिक से सुबह से लेकर के जब तक पब्लिक आती है मेरे पास मैं मिलता हूँ। प्रत्येक दिन मैं अपने दरवाजे पे भी बैठता हूँ, समय मिलता है पंचायत में घूमता हूँ, प्रखंड में अपनी पंचायत की समस्याओं को प्रखंड में रखता हूँ। कोई भी प्रखंड में बैठक होती है, बगैर अनुपस्थित हुए मैं प्रत्येक 100% बैठक में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। हर फोरम पे, हर जगह पे मैं अपने पंचायत की समस्याओं को रखता हूँ, उसके लिए लड़ता हूँ। और फायदा हुआ है कि अगर बाढ़ हुआ था तो बाढ़ के टाइम में भी क्षति अगर शुरुआत हुई थी तो सरेया रत्नाकर पंचायत को सबसे पहले बाढ़ क्षति का पैसा जो है जीआर का राशि सबसे पहले 2017 में भी और 2020 में भी सबसे पहले सरेया रत्नाकर की राशि प्राप्त हुई थी। बाकी धीरे धीरे करके दूसरे पंचायतों को प्राप्त हुई थी। इसका नतीजा ये था कि मैं सक्रिय था और जितने भी लोग इसमें लगे हुए थे सूची बनाने में, उनके ऊपर मैं तत्पर होकर के और उनसे जल्दी सूची का संधारण करवा करके प्रखंड कार्यालय में दिया था, जिसका लाभ हुआ कि सबसे पहले मेरे पंचायत के लोगों को जीआर की राशि जो है सो प्राप्त हुई थी। और बाढ़ के कारण जो फसल की क्षति हुई थी उसमें भी हमारे पंचायत को जो है सो क्षति का लाभ मिला था। और 2020 का जो बाढ़ था वो 2017 के अपेक्षा काफी विकराल था, उसमें बहुत ज्यादा क्षति हुई थी और लोग बहुत प्रभावित हुए थे। तो मैं कुछ लोगों को बता देना चाहता हूं कि सरकार द्वारा मेरे पंचायत को मात्र 150 पॉलीथीन मुहैया कराया गया था बाढ़ के समय में। बाकी दूसरा कोई सहायता राशि सरकार के द्वारा पंचायत को नहीं दी गई थी, नगद के रूप में या किसी और रूप में। 2017 में पैकेट वितरण हुए थे, 5-5 किलो के पैकेट वितरण हुए थे, लेकिन 2020 में 150 पॉलीथीन के अलावा मेरे पंचायत को प्रखंड कार्यालय या अंचल कार्यालय द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी गई थी। हाँ, 4-5 जो है सो सामुदायिक किचन जरूर खोले गए थे, लेकिन मैंने अपने पंचायत के लोगों को दुख दर्द को देखते हुए प्रत्येक परिवार में जितने शादीशुदा लड़के थे, हर परिवार में ये नहीं कि एक परिवार है उसके 4 लड़के हैं तो एक को
प्रत्येक को, ताकि अलग अलग प्लास्टिक दे करके, तिरपाल दे करके अलग अलग हमने व्यवस्था कराया था, ताकि कोई परिवार एक तिरपाल के अंदर में बहू, सास और जितने भी परिवार के सदस्य हैं एक में मजबूरी में नहीं रहे। वो अलग अलग मैंने मुहैया कराया था अपने स्तर से। मैंने चूरा, गुड़, बिस्किट जो भी मैं दे सकता था, मेरी क्षमता जितनी थी उतने में मैंने वार्ड सदस्य को बुला करके सूची तैयार करा करके, कोई भगदड़ नहीं हो, किसी को परेशानी नहीं हो, प्रत्येक वार्ड सदस्य के द्वारा सूची बना करके जो दिया गया था उतने सामान उस वार्ड सदस्य के घर तक मैंने ट्रैक्टर से पहुंचवाया और उनके द्वारा जो है सो घर घर वितरण कराया था, ताकि कोई भाग दौड़ नहीं हो, किसी को ऐसा नहीं हो कि कोई आदमी ज्यादा ले ले, किसी को मिले ही नहीं। इसका ध्यान रखने के लिए मैंने क्या किया था कि हर वार्ड सदस्य को लगाया, उनके घर तक सामान जो भी मैंने अपने तरफ से देना था मुझे, वो उनके घर तक पहुंचावाया, मेरा आदमी वहां लग करके, और प्रत्येक घर को वो सामान मुहैया कराया था। और जो योजनाओं की बात आप कर रहे हैं, पिछले बार में ज्यादातर मनरेगा पे ध्यान दिया गया था और अधिकतर सड़कें जो है सो कच्ची थी मेरे पंचायत में। मेरे कार्यकाल में सबसे पहले नल जल का सरकार द्वारा निर्देश हुआ कि 14वीं वित्त आयोग की जो 80% राशि है उसको नल जल में उपयोग करना है। तो नल जल के लिए मेरे यहाँ 14 वार्ड हैं। सरकार जो है सो अनुसूचित जाति की प्राथमिकता को प्रदान करते हुए सबसे पहले 1, 3 और 1, 9, 11 3 वार्डों का चयन की थी कि पहले नल जल का जो कार्य है 1, 9, 11 में होगा। उसके बाद में 6, 7, 12 इस तरह से अलग अलग सूची आती गई और नल जल का कार्य होता गया। मेरे पंचायत में अब घूमिएगा, कोई वार्ड में 2.5 साल से नल जल का पानी लोग पी रहे हैं, किसी वार्ड में 1.5 साल हुआ है, किसी वार्ड में 2 साल हुआ है, किसी में 1 साल हुआ है। 14 वार्ड हैं, एक टोला छूट रहा था जिसमें अलग से एक बढ़ा करके वहां भी नल जल का सुविधा दिया गया है। 15 टंकी खड़ा किया गया है और 15 में आप किसी भी पब्लिक से पूछिएगा तो पूरे 2.5 साल 2 साल के अंदर जब से वो चालू हुआ है, अगर कोई खराबी आई है तो 2 दिन के अंदर उसका निराकरण मेरे द्वारा कराया गया है। जबकि सरकार जो है सो कोई राशि अभी पंचायत को मुहैया नहीं कराई है उसके मरम्मती कार्य के लिए। और एक और प्रावधान किया गया है सरकार द्वारा कि जो भी लाभुक है उनके परिवार से 30 रुपये प्रति परिवार जो राशि वसूल करनी है। अभी तक मेरे पंचायत में 1 रुपया भी किसी वार्ड सदस्य द्वारा किसी भी परिवार से नहीं लिया गया है। इसके बावजूद निर्बाध रूप से 2.5 सालों से मैं पानी मुहैया करा रहा हूँ। उसका जो भी खर्च आता है मेंटेनेंस का, मिस्त्री का, प्लम्बर का, चाहे सामान का, वो मैं खुद अपने वहन करता हूँ, किसी को उसका बोझ नहीं दिया हूँ। 2.5 साल में आप कहीं भी शिकायत नहीं पाइएगा कि मेरे पंचायत में कोई भी नल जल का टंकी बंद है या लोगों को कुछ दिनों से कुछ महीनों से पानी नहीं मिला है, ऐसी कोई शिकायत मेरे पंचायत में नहीं है। अब रही सड़कों की बात, तो सड़कें जो है सो पंचायत में जो भी मुख्य सड़कों को जोड़ने वाली सड़क थी, या तो ईटीकरण हुआ, जो ईटीकरण था उसका पीसीसी मैंने करा दिया। बहुत सी गलियां थी जो 4 फीट 5 फीट की गलियां हैं और लोग उसमें कोई किसी तरह का विरोध नहीं कर रहे थे। सब लोग सामंजस्य बना करके हमको बोले कि मुखिया जी हमारी गली जो है उसको पीसीसी करा दीजिए। हमने उनका पीसीसी करा दिया और किसी गांव के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हुआ है। मेरे पंचायत में 4 गांव हैं, जहां जितनी जरूरत थी जिस हिसाब से थी हमने सब गांव के सड़कों को, चाहे नल जल को, प्राथमिकता के तहत हर जगह का काम किया है और सबको साथ लेके चलने का काम किया है। और कहीं भी कोई भी कार्य ये देख करके हमने नहीं किया है कि वो अमुक आदमी मेरा विरोधी है। मैंने विरोध करने वाले या पक्ष वाले सबको, चूंकि मुखिया मैं बना तो सबके सहयोग से बना, मैंने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। किसी के साथ भेदभाव, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने बोल दे कि मैं मुखिया जी के पास गया, मुखिया जी ने मेरा बात नहीं सुना। और किसी को कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी मेरे से बात करने के लिए। मैं स्वयं उपस्थित रहता हूँ, हर समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहता हूँ। और मेरे कार्यकाल में एक चीज और हुआ है कि स्थानीय जो मेरे सरपंच निर्वाचित हुए थे उनकी तबीयत खराब रहती थी, बेचारे अस्वस्थ रहते थे, जिसके कारण मेरे 5 साल के कार्यकाल में मुझे सरपंच का भी दायित्व निर्वहन करने का ज़्यादा मुझे उसमें समय देना पड़ा। और मेरा समय मुखिया के साथ साथ सरपंच के भी कार्य को करने में लगा। जितनी भी आपस में पंचायत में लोग आपसी झगड़े होते थे, मेरे कार्यकाल में सबसे कम मुकदमे मेरे पंचायत से गए हैं। इसके पहले 5 साल के पहले के और आज के देख लीजिएगा तो मुश्किल से 5 साल में 5 से 10 मुकदमे अगर गए होंगे तो वो भी ऐसे मुकदमे थे जो पंचायत स्तर पे नहीं निपट पाए थे, वही गए हैं। नहीं तो मेरे संज्ञान में जितने भी मुकदमे, चाहे जितने भी लफड़े थे, जमीन के झगड़े थे, सबको मैंने बैठ करके आपसी सौहार्द में दोनों पक्ष को मिला करके और समझौता कराया है। कोई मुकदमा यहाँ से कोर्ट कचहरी तक जाने नहीं दिया है।
जिसका लाभ मेरे पब्लिक को मिला है कि अगर कोर्ट कचहरी में जाता तो दोनों पक्ष लड़ते, दोनों पक्ष का खर्चा होता, परिवार तबाह होता। मैंने ये बात समझा करके या दोनों पक्षों की सहमति से अब तक जितने भी मामले मेरे संज्ञान में है सबका निपटारा किया है। कोई केस मुकदमा मेरे पंचायत में नहीं हुआ है। 2-4 अपवाद में है, वो ऐसे मुकदमे थे जिसको पंचायत स्तर पे नहीं निपटाया जा सका था, उसका निपटारा नहीं था, वैसे ही मुकदमे आगे बढ़े हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। चलिए भाई, बहुत बहुत शुभकामना और बधाई के पात्र है। आप पात्र रहा है आपका दायित्व, तो जहां आपने ग्राम पंचायत के मुखिया के पद को धारण करते हुए सरपंच के अस्वस्थ होने के कारण न्याय भी जो आपसी सहमति और मेल जोल से विवादों के निपटारा का जो मकसद भी पंचायती राज व्यवस्था का है कि न्यायालय में लोग कम से कम जाए, आपने किया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और इस तरह से ये एक अनुकरणीय उदाहरण आप पेश कर रहे हैं जो तमाम यहाँ इस क्षेत्र चैनल के माध्यम से हम लोगों की बात, जहां तक आपके माध्यम आपकी बात जा रही है, ये सबके लिए सोचने और समझने की बात है कि पद के बंदिशों को और दायरों को नहीं बढ़े, एक नया नाड़ा करने की कोशिश आप कर रहे हैं। पहले लोग थे जिसकी संख्या सबसे ज्यादा वो सबसे भारी, ऐसा कुछ नहीं। आपकी प्राथमिकता जिसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा उसको अपने प्राथमिकता विकास कार्यों में दिया, कहीं व्यक्तिगत द्वेष से वंचित रहे, ये एक बड़ी बात है आपके पंचायत में। अब एक सवाल और रहा आपके साथ कि सड़कों के बारे में, सामाजिक सुरक्षा के तहत आपने बताया सबसे बड़ी बात रही कि आपने अपने पंचायत में बीच के लोगों को जो विचलन की राशि होती है, जो अनावश्यक राशि लाभुक के पास नहीं पहुंचती है, उसको रोका। ये बड़ी बात हुई, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। और एक योजना के विषय में ये चैनल आपसे जानना चाहेगा कि लोहिया स्वच्छता मिशन या निर्मल पंचायत, खुले में शौच एक बहुत बड़ी समस्या है और 80% बीमारियों का कारण खुले में शौच मुक्त करने से होता है। तो इस संबंध में आपके पंचायत में, आपके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है? लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत जो शौचालय बनाने का काज था, मैंने पंचायत में बहुत से लोगों को अपने स्तर से सहयोग करके शौचालय बनवाने में मदद किया। वैसे लोग वंचित रह गए जिनके पास या तो जमीन नहीं थी या वो उनके पास शौचालय बनाने के लिए जमीन नहीं थी या वो चाह नहीं रख रहे थे। मैंने मटेरियल से लेकर के जो भी उनको आर्थिक दिक्कतें आ रही थी, पैसे की दिक्कत आ रही थी, मैंने खुद सहयोग करके उनको बनवाने का काज किया। मेरे घर के पूरब आप देखिएगा तो दलित बस्ती है। इस दलित बस्ती को मैंने इस तरह से प्रभावित किया कि आप जा करके देखेंगे दलित बस्ती में कोई ऐसा एक परिवार आप नहीं चिन्हित कर पाएंगे जिसके यहाँ अपना शौचालय नहीं है। प्रत्येक बस्ती के प्रत्येक परिवार के पास अपना शौचालय है। अगर 4 भाई है, चारों शादीशुदा हैं, अलग अलग हैं, चारों का अलग अलग शौचालय है। कुछ लोग हैं जो कि जमीन रहते हुए भी इच्छुक नहीं दिखे, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं समझा के थक गया, वो लोग बनाए नहीं। फिर भी आप प्रखंड के अन्य पंचायतों की अपेक्षा मेरे पंचायत में देखेंगे तो शौचालय जो स्वच्छता के तहत बनाए गए वो केवल कागजों में नहीं है, हकीकत में बने हैं। लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग उसका लाभ ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ लाभ मिला है। कोई कागजी खाना पूर्ति हमने नहीं किया है और न करने दिया है। और जो भी योजनाएं यहाँ पे आई हैं शौचालय से संबंधित, लमसम हमको लग रहा है कि 1500 से ज्यादा लोगों को स्वच्छता के तहत जो राशि उपलब्ध कराई जाती थी प्रधानमंत्री के द्वारा, वो राशि उपलब्ध हुई है और लोग उसका लाभ लेकर के और खुले में शौच से मुक्ति पाए हैं। मतलब ऑलमोस्ट आपके पंचायत में जहां लोग खुद इच्छुक नहीं हैं उनको छोड़ दिया जाए तो हर घर में, पंचायतों में, आपके चारों गांव में शौचालय का निर्माण किया गया है, लोगों ने करवाया है, आप लोगों ने देख रेख भी उसकी की है। तो कुल 1500 लगभग आप बता रहे हैं, 1500 लगभग बता रहे हैं आप। फिर भी कुछ लोग, अच्छा ऐसा कोई जगह है जहां सामुदायिक शौचालय की भी आवश्यकता है? और अगर ऐसी आवश्यकता है तो क्या उस निर्माण की दिशा में लोगों की इच्छा है, सामुदायिक शौचालय भी बनाया जा सकता है? तो ऐसे जगहों को चिन्हित करके जहां लोगों के पास अपनी जमीन शौचालय के लिए उपलब्ध, मुश्किल से घर में है, वहां सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया जाता है। तो क्या इसकी आवश्यकता इस पंचायत को है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मेरे पंचायत के सरे रत्नाकर में महादलित लोग हैं, वो उनके लिए सामुदायिक शौचालय प्रखंड द्वारा एक बनाया गया है। कुछ जगह पे मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जमीन का अभाव है। जहां पे बस्तियां हैं वहां पे जमीन नहीं है और जहां पे शौचालय अगर दूर बन जाता है तो उसका लाभ लोग ले नहीं पाएंगे और उसको देख रेख करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं लगा हुआ हूं कि जहां जहां उस तरह की बस्ती है कि प्रत्येक लोग अपने घर में शौचालय नहीं बना पा रहे हैं, वहां पे मैं जमीन चिन्हित करा करके। एक और चीज बता दूं
कि सीओ तरैया को मैंने बीडीसी के बैठक में कई बार प्रश्न उठाया था सीओ तरैया के समक्ष कि मैंने पढ़ा है कि सरकारी जो भी जमीन मेरे पंचायत अंतर्गत है वो पंचायत के क्षेत्राधिकार में आती है। तो मैंने जानने का प्रयास किया था कि सीओ महोदय से कि आप मेरे पंचायत में पूरे चारों गांव में जितनी भी सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं उसका ब्यौरा हमें दीजिए, ताकि मैं चिन्हित करके और उसको लोगों की जरूरत के हिसाब से उसका मैं पंचायत में इस्तेमाल का एक योजना बना सकूं। तो 2-3 बार ये हमने बीडीसी के बैठक में उठाया, लेकिन अभी तक सीओ तरैया द्वारा मुझे इस तरह की कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है कि सरकारी जमीनें कितनी हैं जो पंचायत में खाली पड़ी हुई हैं। अब मेरा उद्देश्य ये था कि जैसे सामुदायिक शौचालय बनाना है, बस्ती के आसपास में कई सरकारी जमीन है जिसको किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, अगर वहां से हमें प्राप्त हो जाएगा तो अवैध कब्जा को हटा करके और उसको सामुदायिक शौचालय, चाहे शादी विवाह होता है तो उसको सामुदायिक भवन के रूप में एक विकसित कर दिया जाएगा, ताकि उस समाज के लोग अगर शादी विवाह चाहे कोई ऐसा फंक्शन होता है तो 10, 20, 50, 100 लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो एक सामुदायिक भवन की तरह उसका इस्तेमाल कर लोगों को उसका लाभ दिया जा सके। दूसरा नंबर बात कि पंचायत में जो भी सरकारी जमीन अगर चिन्हित हो जाती है तो मेरा है कि पंचायत अपने पैर पे खड़ा कैसे होगा। सरकार जो राशि दे रही है उस पर हम लोग निर्भर हैं। कुछ हम चाहते हैं कि पंचायत जो है अपना राजस्व का स्रोत खड़ा करे। उसके लिए हमें ये गांव का माहौल है, यहाँ पे हम लोग 2-3 तरह से राजस्व अर्जित कर सकते हैं पंचायतों में। तो मैं जमीन का मांग इसलिए किया था कि कुछ जमीन ऐसी होगी जो चवर वगैरह में है, जिसका दूसरे तरह से सदुपयोग नहीं करके मनरेगा योजना के तहत उसको हम लोग पोखर में तब्दील करवा दें, और पोखर बन जाने के बाद जो है सब पंचायत स्तर पे सरकारी डाक के द्वारा उसको जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनको डाक के द्वारा दिया जाए, ताकि वो मछली का पालन करके वो अपना जीविकोपार्जन करें, साथ ही साथ पंचायत को भी एक तय राशि मिलनी शुरू हो जाए। दूसरा नंबर, वृक्षारोपण पे सरकार ध्यान दे रही है। प्राइवेट जमीन वाले लोग इसमें एक वृक्षारोपण मेरे यहाँ अच्छा खासा होता, लेकिन इसमें एक आ रही है सरकार की कि सरकार द्वारा जो है सब पहले ही से नर्सरी का चयन कर दिया जाता है, और राशि इतनी सीमित है, इतनी कम राशि है कि उस राशि में अच्छे पौधे नहीं प्राप्त हो सकते हैं। और जो राशि सरकार मुहैया कराती है, इसको अगर सरकार से मेरा मांग होगा, आपके चैनल के माध्यम से एक पक्ष रखना चाहूंगा कि थोड़ा सा मनरेगा में इसको सोचने की जरूरत है। बड़े पदाधिकारी और जो भी नीति निर्धारक लोग हैं, थोड़ा सा मेरा सुझाव होगा, अगर मेरा सुझाव अच्छा लगे तो इस पे अमल करेंगे कि वृक्षारोपण जो हम लोग बल्क में कराना चाह रहे हैं, अगर धीरे धीरे हो, उसके गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अगर हम उसमें जो पेड़ लगाने का है पैसा जो उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ताकि जो नर्सरी में जो पेड़ मिल रहे हैं उसकी उचित राशि जो है वो मिलनी शुरू हो जाए सरकार के तरफ से, तो लोग वृक्षारोपण के तरफ प्रभावित ज्यादा होंगे। 40 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये में कोई पेड़ आज के डेट में नहीं मिलता है रमन भाई। और अगर कोई वृक्षारोपण करता है, फलदार वृक्ष लगाता है, तो वो आगे के भविष्य को देख के लगाता है। उसकी हम लोग के यहाँ जमीन इतना किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये घना डेंसिटी वाला क्षेत्र है, तो इसमें जमीन 2 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 20 कट्ठा, इससे ज्यादा 2-4 बीघे वाले लोग हैं, इससे ज्यादा के वाले परिवार नहीं है। वैसे में अगर पेड़ पौधा इस तरह का लगाएं जिसका अगर फल अच्छा नहीं तैयार हो, उपज अच्छा नहीं हो, तो किसान मायूस हो जाएंगे, खर्च करके भी उनका खेत बर्बाद हो जाएगा, उस हिसाब से उनको लाभ नहीं मिलेगा, तो लोग लगाना नहीं चाहते हैं। सरकार 2 चीज के बारे में सोचे, या तो राशि बढ़ा दे, धीरे धीरे करके वृक्षारोपण बढ़े, जितना तेजी में वो बढ़ाना चाह रहे हैं नहीं बढ़े ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बढ़े, या फिर डायरेक्ट पब्लिक को पैसा दे, जितना उसको देना है वो डायरेक्ट पब्लिक के हाथों में दे, नर्सरी की बाध्यता समाप्त कर दे, ताकि जो इच्छुक है सरकारी राशि के बाद जो राशि उनको लग रही है खरीदने में, वो स्वयं वहन करके अपने से उसका पेड़ खरीद करके अपने मर्जी से पेड़ लगाएं। नर्सरी में क्या होता है कि बाध्यता हो जाती है कि जिला में 3 नर्सरियां चयनित है, उन्हीं 3 नर्सरियों से आप ले सकते हैं। अगर वो पौधा बढ़िया नहीं दे रहे हैं तो किसान नहीं लेना चाहते हैं, तो वो किसान रजिस्टर्ड कराते हैं कि हमारे यहाँ पौधा लगा दीजिए। जब पौधे लेने की बारी आती है तो उस समय कहते हैं कि नहीं, ऐसा पौधा लगाने से बढ़िया है कि हम अपना दूसरा खेती करेंगे, मेरा खेत बर्बाद हो जाएगा, हम पौधा लगाएंगे लेकिन उसका हमको उचित राशि नहीं प्राप्त होगा, बेचने के बाद फल होगा नहीं होगा क्या होगा, संशय में लोग लग जाते हैं। तो थोड़ा सा मनरेगा के तहत अगर ये जोड़ दिया जाए कि किसान के ऊपर डिपेंड रहे कि वो पैसा लेकर के कहाँ से खरीदना चाहता है, उसको स्वतंत्र कर दिया जाए, तो अच्छे नस्ल का अगर पेड़ लगाता है, अच्छे किस्म का पेड़ लगाता है, तो उसको उपज अच्छा होगा, उसका कीमत अच्छा मिलेगा, तो वृक्षारोपण भी होगा, साथ में राजस्व की प्राप्ति, आम पब्लिक भी अपने परिवार के लिए जीविकोपार्जन के लिए उससे पैसा कमा सकते हैं। एक चीज हो गया। दूसरा नंबर, एक लड़ाई हमने लड़ा जिसका लाभ मुझे दिखा 4 साल बाद दिखा। मेरे पंचायत में एक सरकारी बाजार है, बहुत पुराना, नंदनपुर बाजार।
जिसका डाक वर्षों से होता आ रहा था, लेकिन उस डाक के पैसे का 25 पैसा भी आज तक उस बाजार के विकास पे खर्च नहीं हुआ था। जब से मैं जीता, बार बार मैं प्रस्ताव देता था कि बाजार मेरे पंचायत की संपत्ति है, इसका डाक अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल में किया जाता है, उस राशि का 1 रुपया भी इस बाजार के विकास पे खर्च नहीं होता है। ये मेरे पंचायत का बाजार है, इसको हमें हस्तांतरित कर दिया जाए ताकि हम अपने पंचायत स्तर से इसका डाक करके जो राशि प्राप्त होगी उस राशि को इकट्ठा करके जब एक मुश्त राशि कुछ जमा हो जाएगी तब एक कमेटी बना करके आप बाजार के विकास के लिए उस पैसे का हम लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि बाजार का राजस्व बढ़े। तो आप देखिएगा कि केवल बाजार का डाक अनुमंडल से पंचायत में हस्तांतरित होने के बाद जो 30,000 40,000 में बाजार का डाक होता था रमन भाई, उस बाजार का डाक इस बार 1,20,000 में पंचायत द्वारा किया गया है और सरकार को पंचायत को 1,20,000 राजस्व की प्राप्ति उस बाजार से हुई है। अब मैं चाहता हूं कि अगर 1,20,000 एक साल में आता है, 4-5 साल अगर डाक की राशि जमा हो जाती है, 5-6 लाख रुपया अगर हो जाता है, तो बाजार में दुकानदार पूंजी लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो लोग या तो फूस का या टीन के करकट का दुकान रखे हुए, टीन के करकट का दुकान बनाए हुए हैं। आए दिन वहां चोरी हो जाती है, कोई पूंजी लगा के व्यवसाय करना नहीं चाहता है। तो बाजार के पास जो वसूली से राशि आ रही है, उस राशि का सदुपयोग करके अगर हम लोग चरणबद्ध तरीके से वहां पक्के रूम का निर्माण अगर कराना शुरू कर देते हैं तो उसमें 2 फायदे होंगे। पंचायत के लोग जो दुकानदारी करके अपना जीविकोपार्जन करना चाहते हैं उनको एक दुकान मुहैया हो जाएगी, उनके परिवार का भरण पोषण उस दुकान से होने लगेगा। पंचायत को आमदनी का स्रोत बढ़ेगा कि दुकान बन जाएगा तो उसका रेंट ज्यादा आएगा, पंचायत को आएगा, पंचायत का बाजार विकास करने लगेगा। कई योजनाएं मैंने वहां लेके रखी है। अभी मैं तुरंत जा रहा हूं वहां पे सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने, क्योंकि बाजार है, बगल में स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे दुकानें हैं, लोग शौच के लिए इधर उधर भटकते हैं। तो बाजार के कोने में मैं चाह रहा हूं कि एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा दिया जाए। और एक खुशी की बात है कि गाँव से बाजार दूर है, इसके बावजूद नल जल का पानी बाजार के प्रत्येक दुकानदार के पास मैंने पहुंचवाया है। और उस नल जल के पानी का उपयोग करके मैं चाहता हूं कि वहां पे एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा दूं, जिसमें नल जल के पानी से उसका कनेक्शन रहे, 500 लीटर का उस पर टंकी इमरजेंसी के लिए बैठा दिया जाए, ताकि नल जल की टंकी बंद हो जाए फिर भी उसके पास 500 लीटर रिजर्व में पानी रहे, ताकि जो शौच करने जाए उन्हें असुविधा नहीं हो। इसके लिए हमने वहां पे एक प्रस्ताव दिया है और वो योजना जो है सो चालू है, लेकिन अब उसको पूर्ण करना है, ये कराने जा रहे हैं। दूसरा नंबर, एक प्रस्ताव हमने मनरेगा विभाग को दिया था बाजार के लिए। जैसे कलकत्ता वगैरह बड़े शहरों में आप देखे होंगे कि हाट बनाया जाता है, तो हमने कहा कि सरकारी बाजार है, जब इस बाजार से हमें राजस्व प्राप्त हो रही है तो इसको अगर हाट में तब्दील कर देते हैं, यानी कि एक चबूतरा नुमा बना करके उसमें दुकानदार अपना दुकान उसके ऊपर बैठ करके लगाएं, तो खरीदार को भी खरीदने में, सामान खरीदने में परेशानी नहीं होगी। दूसरा नंबर, बाजार लगता है तो 4 से 5 बजे के आसपास में लगता है, क्योंकि धूप जब कम हो जाता है तब दुकानदार दुकान लगाते हैं, धूप में बैठना संभव नहीं हो पाता है ज्यादा देर तक। खरीदार भी धूप में नहीं जाते हैं, क्योंकि खरीदने वाला बेचने वाला दोनों परेशान होते हैं। तो दुकानदार दुकान लगा के छांव में बैठे रहते हैं, खरीदार आते हैं तो जाकर के वहां बैठ करके अपना बेचते हैं, फिर छांव देख करके छांव में बैठ जाते हैं। तो आधे घंटे 1 घंटे का ही बाजार लग पाता है, ज्यादा समय उनको बेचने का नहीं मिल पाता है। तो अगर शेड निर्माण करा दिया जाए, खरीदने वाले के लिए पाथ निर्माण करा दिया जाए, ऊपर से टीन का शेड अगर लगा दिया जाए, तो ये बाजार का समय बढ़ जाएगा, दुकानदारी का समय बढ़ जाएगा। और लोग जो जाएंगे, बारिश के समय में दुकान तोड़ करके लोग चले आते हैं, उठा करके सामान घर चले आते हैं, बाजार कभी आधा घंटा लगता है, कभी 1 घंटा लगता है, बरसात के दिनों में नगण्य हो जाता है। तो बरसात में भी दुकानदार अपना दुकान तोड़ के नहीं भागेंगे, जो बाजार में पहुंच गए हैं आम खरीदार वो भी नहीं भागेंगे, उन्हें भी ऊपर से बारिश से सुरक्षा मुहैया होगी। और दूसरा नंबर की दुकानदार को दुकानदारी करने का समय मिलेगा। दुकानदार तो अगर दुकानदारी बढ़िया से करेगा तभी बाजार को भी राजस्व का प्राप्ति होगा। तो इसके लिए वो भी योजना बना करके मैंने मनरेगा में दिया है। चूंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको जिला से अप्रूवल लेना है, तब तक ये चुनाव आ गया है। चुनाव बाद मैं प्रयास करूंगा, अगर दोबारा मैं जीत के आता हूं तो चुनाव के बाद मेरा प्रयास रहेगा कि बाजार का जो मैंने विकास का जो खांचा तैयार किया है, जो रूपरेखा मेरे मन में है, जो मैंने आपको कुछ उसका अंश बताया है, उस तरह से इसको विकसित करना चाहूंगा। बाजार के साथ साथ मेरे पंचायत में 2 धार्मिक जगह है। एक गवंद्री ब्रह्म स्थान है, जहाँ पे अक्सर 1-2 साल पे जग का आयोजन होता है, बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा जगह है।
वहाँ पे पहले छठ घाट भी नहीं था। अब देखिएगा तो 250 से 300 फीट लंबा छठ घाट, हमारे समझ से उतना बड़ा छठ घाट अभी अपने तरैया प्रखंड में कहीं नहीं होगा, और उतना ज़्यादा जगह कहीं पे भी नहीं है। उसको मैं एक दर्शनीय स्थल के तौर पे विकसित करना चाहता हूँ। धीरे धीरे उसमें काम चल रहा है, कुछ कुछ योजनाएं बनी हैं, कुछ काम हुए हैं, उसको एक दर्शनीय स्थल। दूसरा नंबर मेरे सरे रत्नाकर में भी अच्छा जमीन है राम जानकी मंदिर का। राम जानकी मंदिर एक सरिया रत्नाकर गांव में है, उसको भी मैं दर्शनीय स्थल के तौर पे विकसित करना चाहता हूं, ताकि लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक करना चाहें तो एक रमणीक स्थल मिले, ताकि वहां जा करके लोग सुबह में खुले हवा लें और वहां पे जा करके कुछ समय अपना व्यतीत करें, उनको बैठने का जगह मिले। एक पोखर है, पोखर के पास मैंने प्लान किया है कि पेपर ब्लॉक से सोलिंग करा करके उसमें बैठने के लिए चेयर बनवा दिया जाए चारों तरफ से, ताकि उसमें शेड
तो ये सारा आंकड़ा आपने दिया विकास का, बड़ी बातें बताई। अब आप बताएं कि अभी जब आप पुनः मुखिया के प्रत्याशी के रूप में अपने पंचायत में फिर से जा रहे हैं, तो आप अपने मतदाताओं से आगे इस पंचायत के सर्वांगीण सबके विकास की बात सोचते हुए क्या क्या करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जिन्होंने इस पंचायत के वासी, जो भी मेरे पंचायत के मतदाता भाई बहन बंधु हैं, जिन्होंने मुझ पे विश्वास करके 5 साल दिया, सबसे पहले उनको मैं अपने तरफ से नमस्कार और धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में गरीब शोषित जो थे, जिनको सरकार ने जो भी सुविधाएं प्रदान की हैं, मैंने 100% उनके पास पहुंचाने का काम किया है। किसी भी बिचौलिए या अन्य लोगों को इसमें आने नहीं दिया है। और आगे का जो विकास, आगे का जो मेरा एजेंडा है वो ये है कि सबसे पहले शिक्षा का स्थिति बहुत खराब है अपने यहाँ। मेरे कार्यकाल में मैंने एक चीज छोड़ दिया था विद्यालय से संबंधित। मेरे पंचायत में जितने भी विद्यालय हैं, जैसे उच्च विद्यालय है, वो मेरे दायरे में नहीं आता है। फिर भी उसका बाउंड्री का जो स्थिति बहुत खराब था, उसका कार्य मैंने मनरेगा के तहत उच्च विद्यालय का बाउंड्री का कार्य कराया। मध्य विद्यालय गोंदरी में उत्तर दिशा में बाउंड्री नहीं था और दूसरे दिशा में बाउंड्री था, तो वो नीचा था, उसका भी बाउंड्री वाल का काम कराया। प्राथमिक विद्यालय नोनिया टोला सरे रत्नाकर में है, उसके पास भी बाउंड्री 4 दीवारी नहीं थी, उसके 4 दीवारी का निर्माण, गेट निर्माण। गोंदरी पूरब टोला प्राथमिक विद्यालय में भी 4 दीवारी छोटी सी थी, बच्चे कूद के भाग जाते थे, उसका भी 4 दीवारी निर्माण कराया, गेट लगवाया ताकि बच्चे स्कूल में आए तो पढ़ाई के समय इधर उधर न भागें, इसके लिए व्यवस्था किया। आगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे पंचायत में 4 मध्य विद्यालय हैं, एक उच्च विद्यालय है जिसमें डिजिटल पढ़ाई शुरू हो चुकी है। मेरा प्रयास रहेगा कि अगर अगली बार मैं जीत के आता हूं तो शिक्षा के प्रति मैं ज्यादा यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा में मैं चाहता हूं कि मिडिल स्कूल में भी इस तरह की व्यवस्था हो कि मेरे पंचायत निधि से यह व्यवस्था की जाए कि एक क्लासरूम दिया जाए, उसमें डिजिटल पढ़ाई करने के लिए मिडिल स्कूल के छात्र छात्राओं को व्यवस्था दी जाए, ताकि डिजिटली वो लोग जुड़ करके और उच्च शिक्षा से जो भी उसमें ग्रहण करना चाहते हैं वो बैठ करके क्लासरूम में और डिजिटल पढ़ाई पढ़ें और डिजिटल का लाभ लें। दूसरा नंबर, जो पंचायत की योजनाएं अधूरी छूट गई हैं उनको पूरा करना। अभी अगले 2021 के लिए जो आवंटित प्रधानमंत्री आवास है 358 व्यक्ति का, उसका लगभग आधार मैपिंग का काम समाप्त हो गया था और मनरेगा के तहत जो उनको मजदूरी का पैसा देना है उसका भी जियो टैगिंग वगैरह करके मनरेगा से उन लोगों को अटैचमेंट करा दिया गया है। लेकिन चूंकि आचार संहिता है, इस चुनाव के बाद उन लोगों को सरकार द्वारा जो है सो जिनका भी आवास स्वीकृत हो गया है 358 लोगों का, उनको अगले चुनाव के बाद वाले जो कार्यकाल शुरू होंगे उसमें उन्हें प्रदान होगा। और जो भी सड़कें रह गई हैं, चाहे और विकास के काम जो मेरे मन में है, नदियां हैं उनकी सफाई की योजना है, ये मैं बना करके रखा हूँ। बाजार का विकास का है, चाहे और शौचालय वगैरह जो भी बनाने हैं, सामुदायिक बनाने हैं, कुछ जो बताया कि जो 2 प्रमुख धार्मिक स्थल है उनके विकास का, ये सब योजनाएं मेरे दिमाग में है जो मैं बनाया हूँ। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस बार का 5 साल अगर इस जनता ने दिया तो मेरे समझ से जो भी शिकायतें अगर कुछ रह गई होंगी, शिकायतें रहने का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि 2016 से 21 के बीच में प्राकृतिक आपदा बहुत आई, जिसमें कोरोना महामारी ने 2020 पूरा समाप्त कर दिया। 21 में भी 4-5 महीने लॉकडाउन रहा। उसके पहले 2017 में बाढ़ आ गया, 19 में लोकसभा चुनाव, 3-4 महीने आचार संहिता, फिर 20 में बाढ़, कोरोना, 20 में विधानसभा चुनाव। तो पंचायत डिस्टर्ब हुआ, अव्यवस्थित हुआ, सरकार द्वारा राशि भी समय से नहीं मिली, सरकार भी परेशान होगी, पूरा विश्व परेशान हुआ कोरोना के चलते। तो सरकार से जो पंचायत को निधि मिलती है वो निधि नहीं समय से मिल पाई। अभी भी 2019-20 के बाद जो है सो निधि जो मिलना चाहिए था वो सरकार द्वारा नहीं दिया गया है, जिससे थोड़ा सा लास्ट में आकर के विकास कार्य लोगों को बाधित दिख रहा होगा। तो मैं स्वीकार करता हूँ कि ये मेरा कमी नहीं है, ये पूरे विश्व में इस तरह की महामारी आई जिसके कारण पूरा विश्व जो है सो ठप हुआ, उसमें हमारे पंचायत को भी नुकसान हुआ। सरकार जो है सो जरूरी सेवाओं पे ज्यादा ध्यान दी, इसको थोड़ी देर के लिए रोक दी कि पहले जरूरी था, जो लोगों को जरूरत की चीजें थी, खाना पीना रहना, जो जरूरी सुविधाएं थी, उस पे सरकार ने लोगों को मुआवजा दे करके बचाने का काम किया है। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना में लोगों को मरने नहीं दिया, जो भूखे मर रहे थे, बाहर से रोजगार छोड़ के चले आए थे, उनको बहुत सारा मदद प्रदान किया गया। मेरे द्वारा भी जो 2020 में कोरोना महामारी आई थी, तो जितने भी बाहर से लोग आए थे क्वारंटाइन सेंटर में, उस समय बहुत सा कमी आ रहा था क्वारंटाइन सेंटर में। संजय जी गवाह हैं
हम लोगों ने 10 बजे रात को मेरे पंचायत के नंदनपुर नेपाल सिंह उच्च विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर खोला गया था। उसमें कुछ लोग बाहर से आए थे जिनको रखा गया था। वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। मैंने कॉल किया, संजय भाई थोड़ा सा आइए, देखिए मेरे पंचायत का व्यवस्था क्वारंटाइन सेंटर खोलने को खोल दिया गया है, यहाँ एक आदमी उपलब्ध नहीं है। हम लोग 2 घंटे तक संजय भाई हम लोग इंतजार करते रह गए। बार बार बोला जा रहा था कि वो खाने गया है, आएगा। हम लोग 1.5-2 घंटे तक इंतजार करते रहे। जो खाने अधिकारी गए थे, कर्मचारी गए थे, वो खाना खा के 2 घंटे तक नहीं आए। अगले दिन हमने सीईओ से बात किया, हम लोगों ने बात किया तो बोले कि आप लोग क्यों इस तरह से मीडिया में जा रहे हैं। हम बोले जब पब्लिक को सुविधा नहीं मिलेगा तो मेरे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। एक मीडिया है चौथा स्तंभ, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। हमने मीडिया का सहारा लिया कि मेरे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं आपके द्वारा नहीं दी जा रही है, तो हमारे पास तो दूसरा माध्यम है नहीं, हम किस फोरम पे जाएंगे। हमारे पास एक है मीडिया, चौथा स्तंभ देश का है। इसके द्वारा बड़े बड़े लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो मैं अपनी बात संजय भाई को बुला करके रखा। इन्होंने मेरा सम्मान करते हुए मेरी बातों को ऊपर तक रखा, अपने चैनल पे चलाया, जिसका असर हुआ कि जो भी सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं थी हूबहू पूरी की पूरी सुविधाएं गवंदरी नेपाल सिंह उच्च विद्यालय में मिली। और सेंटरों पे भले कमियां पाई गई, लेकिन गवंदरी पे हमने तत्काल हरदम नजर बनाए रखा। जितने भी बाहर मेरे पंचायत से लोग आसपास के यहाँ भरने के बाद आसपास के स्कूलों में रहते, मुझे सूचना मिलती थी मेरे पंचायत के जहाँ भी लोग रहते थे, मैं वहाँ संपर्क स्थापित करके जो भी सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं थी सीओ पे दबाव बना करके, जब वो नहीं सुनते थे तो मीडिया का इस्तेमाल करके मैं दबाव बना करके या उनको पब्लिक को दिलवाने का काम किया था। हर समय मैं वहाँ पे तैनात रहता था। सैनिटाइजर पंचायत को पैसा मिला, बहुत लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि पंचायत को बहुत सी राशि आई थी कोरोना में बांटने के लिए। सरकार द्वारा जो बाहर से मजदूर आए थे उनके अकाउंट में पैसा दिया गया था। पंचायत को कभी भी कोई किसी तरह की राशि पब्लिक को देने के लिए नहीं मिली थी। पंचायतों में जो 15वीं वित्त आयोग का पैसा था उससे निर्देश था कि मास्क का वितरण कराना है और सैनिटाइज कराना है। तो एक बार ये आदेश मिला, हमने पूरे पंचायत के हर घर, हर नाली गली, जो भी घर के आसपास के जो थे कचरे वाले जगह, जहाँ गंदगी का जगह था, सब जगह हमने सोडियम क्लोराइड से सैनिटाइजेशन का कार्य किया था। और पूरे पंचायत में मैंने मास्क वितरण कराया था वार्ड लोगों के द्वारा। दूसरा नंबर, फिर इधर जो कोरोना आया था इसमें भी आदेश आया था, तो कुछ हम लोग मास्क वितरण किए, जहाँ जहाँ जरूरत था हम लोग मास्क वितरण किए। इसके अलावा हम लोगों को पंचायत को कोई भी राशि पंचायत में वितरण के लिए नहीं आई थी। जो भी आई थी वो सैनिटाइजेशन और मास्क वितरण के लिए आई थी। लेकिन कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, कुछ लोग अभी चुनाव का टाइम है कह रहे हैं कि जितना भी राशि आया पंचायत के लोग खा गए। सरकार आज 1 रुपया भी देती है तो अकाउंट में देती है, कोई रुपया नगद देने का आज के अभी के प्रावधान नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब से आई है मोदी जी की, हर राशि जो भी पब्लिक को दी जा रही है वो अकाउंट के माध्यम से दी जा रही है, कोई नगद राशि किसी पंचायत को बांटने के लिए नहीं दी जा रही है। चलिए भाई, बहुत बहुत बातें हैं मुखिया जी के पास। और एक बड़ी बात उबल के आई, सारण टुडे को भी ये क्रेडिट मिला कि चाहे अंधेरी रात हो, पूरी प्रतिकूल परिस्थिति हो, बड़ा ही सीमित संसाधन है सारण टुडे के पास, लेकिन सारण टुडे आपके बीच हमेशा आपकी समस्याओं को लेके आता रहा है। आगे भी आपके बीच हम उपस्थित रहेंगे। और अब इस कार्यक्रम को आया जो इंटरव्यू हमने लिया, विकास का लेखा जोखा इस पंचायत के मुखिया, निवर्तमान मुखिया ने आपके समक्ष रखा। सबके पास जा रही है आवाज। ये एक बड़ी बात इस मुखिया, निवर्तमान मुखिया और भावी प्रत्याशी के सामने से उभर के आ रही है कि पंचायत के लोगों की आवश्यकता के लिए ये प्रशासन से, मीडिया से, हर स्तर से सहयोग लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप मतदाता हैं, आप मालिक हैं, आप तय करेंगे कि आगामी 24 तारीख को जब चुनाव होना है अक्टूबर में, तो आप इस पंचायत की कुर्सी पर किसे नवाजते हैं। सारण टुडे आप सबों से बेहतर भविष्य और बेहतर उद्देश्य के लिए आप सबों के साथ मनोकामना, इस शुभकामना के साथ अपना कार्यक्रम समाप्त करता है। धन्यवाद।